कैसे करेंगे समझ आ रहा है? तो कुछ भी हो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हमने ये स्टेप्स लिखने हैं। ए इनिशियल मोल्स, ए माइनस एक्स, इससे ये एक्स बनेगा, एक्स बाय 2 बनेगा, 2 से आधा, 2 से 1, ठीक है, 2 से 1 बन रहा है। क्लियर हो? आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब ये खत्म हो गया 0, ए बाय 2। समझ में आया? चाहिए क्या हमें? ए और ए माइनस एक्स, है ना। इक्वेशन चिपकाने के लिए क्या चाहिए हमें? ए और ए माइनस एक्स। बताओ समझ आ रहा है? ए बाय 2 के प्रोपोर्शनल होगा 100 ml और एक्स बाय 2 के प्रोपोर्शनल होगा 20 ml। समझ में आई ये चीज? भाई जितने मोल्स बनेंगे O2 के, उतना ही वॉल्यूम होगा उसका, है ना, उसी के प्रोपोर्शनल वॉल्यूम होगा। तो जब x बाय 2 मोल्स बने तो वो 20 ml के प्रोपोर्शनल होगा, a बाय 2 बने तो वो 100 ml के प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आ गई बात सबको? बताओ, समझ क्लियर है ये? ठीक, a प्रोपोर्शनल टू 200, x प्रोपोर्शनल टू 40, ऐसे करते हैं। बस फिर क्या करना है हमने? फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन चिपकानी है, kt इज इक्वल टू 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स, a अपॉन a माइनस एक्स। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है बच्चों? ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे करते हैं ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो कुछ भी डेटा दे रखा होगा ऐसे ही सॉल्व करना होगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना। बाकी ऐसे क्वेश्चंस आप थोड़े से कम ही देखने को मिलते हैं, पहले ज्यादा आते थे। हम लोगों ने पढ़ लिया है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर का, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, ये सब पढ़ लिया। ऑर्डर क्या होता है ये देख लिया, ठीक है। सेकंड ऑर्डर वगैरह पे क्वेश्चंस नहीं पूछे आते, सेकंड ऑर्डर वगैरह पे नहीं आता, बट स्टिल अगर कोई पूछे तो आपको वैसे ही सॉल्व करना है। बस मैं एक बार लिख रहा हूं,
रेट इज इक्वल टू के इंटू ए का स्क्वायर, और रेट को क्या लिखते हैं माइनस डी ए बाई डी टी। तो दिस इज नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पे बहुत, फर्स्ट ऑर्डर पे स्पेशली बहुत ज्यादा फोकस रहेगा ऑब्वियसली। क्लियर एवरीवन? इसमें अब आप खुद से मेरे को डिराइव करके बताओ इक्वेशन। इंटीग्रेट करना है क्या? सिर्फ इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स पुट करनी है ना। तो इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाल के बताओ मेरे को, सेकंड ऑर्डर का क्या होगा बच्चों? इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट करके करो एक बार। हाँ जी किया ये तो। ए को एक साथ लिख लिया, डी टी को अलग लिख लिया, इंटीग्रेट कर दिया 0 से टी टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन से फाइनल कंसंट्रेशन, लिमिट्स पुट कर दी। एवरीवन, इसका इंटीग्रेशन 1 बाय ए आ जाएगा, 1 बाय ए। तो क्या बनेगा 1 बाय ए फाइनल माइनस 1 बाय ए इनिशियल, ऑलराइट, इज इक्वल टू के टी। ये इक्वेशन बनेगी इस बार। क्लियर है बच्चों? ये इक्वेशन बनेगी 1 बाय ए फाइनल माइनस 1 बाय ए इनिशियल इज इक्वल टू के टी। क्लियर? अगर आपको हाफ लाइफ निकालना हो तो ए फाइनल की जगह क्या रख देते हैं हाफ लाइफ निकालने के लिए? ए इनिशियल बाय 2। तो यहाँ पे जो हाफ लाइफ आ रही है सेकंड ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ कितनी आ रही है? 1 बाय के इनिशियल। बेसिकली बच्चों यहाँ पे हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है इनिशियल कंसंट्रेशन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सोच रहे हो आप? ठीक। जीरो ऑर्डर आरिंग में आ रही थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फर्स्ट ऑर्डर में आ रहा था कांस्टेंट नॉट डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन। यहाँ पे इनवर्स रिलेशन आ रहा है। इनवर्स रिलेशन का मतलब सोचो आप, जब कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है तो हाफ लाइफ 10 मिनट है, और डबल करने पे आधी होगी। कंसंट्रेशन को डबल किया हमने 0.2 मोलर, और हाफ लाइफ जो आधी होगी। समझ में आ रहा है सबको? इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे कि इफ टी हाफ इज 10 minutes
when initial concentration is 0.1 molar and T half is 20 minutes. When initial concentration is 0.05 मोलर, तो आपको पहचानना होगा कंसेंट्रेशन आधी करने पे टी हाफ डबल हो रहा है, मतलब कौन सा ऑर्डर है बच्चों ये, सीधे पहचानते ही, कुछ कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, ध्यान रखना है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है, समझ आ रहा है सबको? ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर, इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n, ये जनरल रिलेशन आ गया, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर है तो टी हाफ डायरेक्ट रिलेशन आ रहा था, ठीक है, 1 माइनस 0। फर्स्ट ऑर्डर है टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 0, यानी कि कांस्टेंट, टी हाफ इज कांस्टेंट। समझ में आ रहा है बात बच्चों सबको? ठीक है, सेकंड ऑर्डर के लिए टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए की पावर -1 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान आसान से न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। ये सारा पूरा हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन था इसका, है ना, मतलब फर्स्ट पार्ट का ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब क्लियर है बच्चों सबको? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये क्वेश्चन करो 25।
आगे बच्चों आंसर सीधे सीधे हाफ लाइफ के फॉर्मूलाज लगने हैं और कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्डर में 40 सेकेंड्स और जीरो ऑर्डर में 20 सेकेंड्स लग रहे हैं हाफ लाइफ आधा होने में। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है 0.693/k। K1 हो जाएगा 0.693/t half, which is I guess 40 seconds है 20 है 40 सेकेंड्स है ना। 20 है जीरो ऑर्डर के लिए, जब 1.386 है, क्या है 1.386 है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये आ गया सीधे सीधे K1 का वैल्यू। जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है हाफ लाइफ का फॉर्मूला A0/2K, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2K। ठीक है, 20 सेकेंड्स दे रखा है, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है 1.386 बाय 2 इंटू K0। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है। K0 आ गया आपका 1.386/40 और वो है 0.693/40। K1/K0 निकालना है, डिवाइड मार देंगे 1/2 आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, कोई दिक्कत? 0.5 विल बी द आंसर। सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे इस चैप्टर से, आंसर करने हैं आपको। 27th क्वेश्चन बताओ। हाँ जी बच्चों, आपने देखा इसमें क्या करना है। चेंज देखोगे, कंसंट्रेशन का चेंज 1 से 0.75 हो गए 0.05। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये रेट निकाल लो, एवरेज रेट निकालोगे आप यहाँ पे 0.25/0.05 चेंज अपॉन टाइम। और फिर सेकंड से थर्ड के बीच में आप देखोगे 0.35/0. चेंज अपॉन टाइम, फिर से तो सेम आएगा, दोनों टाइम इंटरवल्स के लिए सेम आ रहा है। बताओ यार, समझ पा रहे हो सब लोग? ठीक है, श्रेया, कायली, समझ आ रही बात? समर्थ, मिहिर, ठीक है। तो दोनों टाइम इंटरवल्स के लिए, पहले दोनों टाइम इंटरवल्स के लिए सेम आ रहा है, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट, स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट होती है, आपको पता ही है। क्लियर है बच्चों? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आसान आसान से
तो ठीक है, काफी क्वेश्चन हो गए इस टाइप के। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट पार्ट है जो इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट, आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन काफी क्वेश्चंस रहते हैं इस पे, ठीक है। अभी तक हम पढ़ रहे थे रेट इज इक्वल टू के इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन। स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है? इनिशियल कंसंट्रेशन पे, ठीक है। ठीक है, आ रहे हैं ना तेरे फैक्टर्स आने वाले हैं भाई, लिख लेना तू थ्योरेटिकली। तो स्पीड इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो बाकी जो फैक्टर्स होते हैं वो के में छुपे हुए होते हैं। किसमें छुपे हुए होते हैं? रेट कांस्टेंट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ ऑर्डर खेलते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन की किस पावर पे डिपेंड कर रही है वो हमने पढ़ लिया अभी तक। समझ में आ रही मेरी बात सबको? अब सेकंड पार्ट में के में क्या क्या छुपा हुआ है वो हमें देखना है। सो आर्हेनियस इक्वेशन इज दिस, K is equal to A into e की पावर minus EA by RT, where A is Arrhenius constant, EA होती है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होता है EA? एक्टिवेशन एनर्जी। T क्या है? टेम्परेचर, ठीक है। तो स्पीड या रेट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। समझ में आ रही है बच्चों? और एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर सकते हैं हम कैटलिस्ट डाल के। आपने सुना है कैटलिस्ट डालने से स्पीड बढ़ जाती है रिएक्शन की, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी चेंज कर देता है कैटलिस्ट। ये होगा हमारे जिन पे स्पीड डिपेंड करती है, जिन फैक्टर्स पे। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to initiate or to initiate a reaction or for a reaction to proceed। एक रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए कितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आ रहा है सबको? रिएक्शंस को होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्लियर? तो और डिटेल में इसको देखेंगे। अभी पहले आप ये चीज देखो बच्चों कि के की वैल्यू टेम्परेचर के डायरेक्ट रिलेशन होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। मैथमेटिकली भी देख सकते हो आप, यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी हुई है आपके सामने, एक A इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ए बाय आर टी। नीचे आ रहा है, इनवर्स में आ रहा है टी, लेकिन माइनस भी लगा हुआ है, इसलिए डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक। टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा बच्चों, तो ये वैल्यू ई की पावर क्या हो जाएगी? छोटी। ई की पावर छोटी तो ये वैल्यू छोटी तो डिनोमिनेटर में वैल्यू छोटी, मतलब के का वैल्यू बड़ा। डायरेक्ट रिलेशन है, याद रहेगा सबको। ऑब्वियसली समझने की बात है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे स्पीड बढ़ जाएगी रिएक्शन की। दूसरा इनवर्स रिलेशन है एक्टिवेशन एनर्जी के साथ। जैसा टेम्परेचर के साथ रिलेशन होगा उसका उल्टा एक्टिवेशन एनर्जी के साथ होगा, दोनों ऊपर नीचे हैं। मैथमेटिकली भी सोच सकते हो। और मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी,
अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी तो रिएक्शन फास्ट होगी, कम एनर्जी चाहिए तो रिएक्शन आराम से हो जाएगी, ज्यादा एनर्जी चाहिए तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी। समझ में आ रहा है सबको, लॉजिकली भी। तो रेट कांस्टेंट पे स्पीड डिपेंड करेगी, करेगी ना। यहाँ पे लिखा हुआ है रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर एन। ठीक, तो के में दो दो फैक्टर्स छुपे हुए हैं, एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर। बताओ जो समझ आ रहा है सबको इतना? ठीक, सो दीज आर द फैक्टर्स, एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर, जो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रिलेशन विद टेम्परेचर देखेंगे पहले, एक्टिवेशन एनर्जी भी देखेंगे, दोनों इसी इक्वेशन से आएंगे। किस इक्वेशन से? आर्नियस इक्वेशन से। तो रिलेशन विद टेम्परेचर देखना हो या रिलेशन विद एक्टिवेशन एनर्जी देखना हो, आपको इसी इक्वेशन के साथ खेलना है। तो पहले देख लेते हैं हम इसका मैथमेटिकली क्या क्या करना है। हमने इसको लॉग ले लिया दोनों तरफ, दोनों जगह आएगा, ये नीट में भी आएगा। थोड़ा सा मैथ्स यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो दोनों तरफ लॉग ले लिया, एल एन के नेचुरल लॉग इज इक्वल टू एल एन ए आर्नियस कांस्टेंट, है ना, प्लस लॉग ऑफ ई की पावर माइनस ए बाय आर टी, और इसी एक्सपोनेंशियल का तो बेस है, तो ये यही आ जाएगा माइनस ई ए बाय आर टी। ये इक्वेशन बन जाएगी माइनस ई ए बाय आर टी। समझ में आ रहा है सबको? एनी डाउट? एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी। एक तो ये फॉर्म है आपके सामने। दूसरा, हर बार दूसरी फॉर्म क्या होगी? लॉग बेस 10 वाली। दोनों हमें पता होनी चाहिए। लॉग बेस 10 करते हैं तो यहाँ पे एक नीचे फैक्टर चला जाएगा आर 2.303 का। देखो जो ध्यान से, दो फॉर्म्स हैं, एल एन के और लॉग के। ठीक है बच्चों? क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे? एक तो आपके सामने ऐसा कुछ लिख देंगे, एल एन के इज इक्वल टू लेट्स से 2000 माइनस 500 बाय टी, ऐसे इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी। क्या करना है आपको? कंपेयर करना है। क्या करना है बच्चों? कंपेयर। समझ में आता है सबको? कंपेयर करना। ठीक है, 1/t का कोफिशिएंट, 1/t का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? ई ए बाय आर या माइनस ई ए बाय आर। समझ में आ रही बात? क्या करेंगे? 500 इज इक्वल टू ई ए बाय आर। दिख रहा है सबको? कोई दिक्कत? डायरेक्टली एक लाइन में आंसर आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? हमें ये रिलेशन दे दिया कि इफ एल एन के इज इक्वल टू दिस 2000 माइनस 500 बाई टी, फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी। आसान है, एक्टिवेशन एनर्जी आ गई सीधे 500 आर। जूल्स में निकालना है तो 8.314 वैल्यू रख दोगे आप। कैलोरीज में निकालना है तो 2 रख दोगे। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पूरा बताया, पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है। सिर्फ मैथ्स लगानी है, इक्वेशंस के साथ खेलना है। आरएनएस कांस्टेंट की कोई वैल्यू पूछ ले तो आप उसमें फिर आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, एल एन इज इक्वल टू 2000। उसमें फिर आप परेशान हो जाओगे। टी की पावर 2000, एंटी लॉग मतलब नेचुरल लॉग का एंटी लॉग लेना है, तो टी की पावर 2000। सबको ठीक है? पहले टाइप का क्वेश्चन, कंपेयर करके, इक्वेशन को कंपेयर करके मजे में सॉल्व करना।
दूसरा दूसरा बच्चों इसमें ग्राफिकल है ना, ग्राफ। और आपको पता है केमिस्ट्री में एक ही ग्राफ आता है सबको, सबको एक ही ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन, है ना। तो एल एन के और 1/t के बीच में, एल एन के और 1/t के बीच में स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। एक ही चीज आती है केमिस्ट्री वालों को मैथ्स में, ग्राफ बनाने में, स्ट्रेट लाइन बना दो कुछ भी करके। एल एन के और 1/t का ग्राफ। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म, एल एन के की जगह y, 1/t की जगह x। ठीक है, स्लोप हो गया माइनस ई ए बाय आर। स्लोप हो गया माइनस ई ए बाय आर। अंडरस्टूड एवरीवन? इंटरसेप्ट हो गया बाय एक्सिस पे एल एन ए। इतनी मैथ सबको आती है। तो यहां से क्वेश्चन बन जाएगा, स्लोप दे देंगे, बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी निकाल दो भाई। इंटरसेप्ट एल एन ए। कोई दिक्कत बच्चों इसमें? कर लोगे सब लोग? दूसरा ग्राफ किसका है? log k इज इक्वल टू, फिर से एक ही चीज आती है हमें, स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो log k और 1/t का ग्राफ, क्या फर्क हो गया? सिर्फ स्लोप में 2.303 का फैक्टर आ गया। अभी भी नेगेटिव स्लोप है। क्लियर बच्चों? और इंटरसेप्ट हो गया लॉग। कोई दिक्कत किसी प्रकार की यहाँ पे? तो सबसे पहले हम इन दो टाइप के क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। क्या करना है, हमने मैथ्स लगानी है। करो ये 8th क्वेश्चन।
क्योंकि ये दिया नहीं है 1/t के साथ ही होगा ग्राफ, आपको पता है केमिस्ट्री में एक ही ग्राफ आता है लोगों को, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन। स्लोप कितना है, स्लोप इज इक्वल टू EA/R। ओके, स्लोप आ रहा है इसका 10/5, समझ में आता है सब कुछ। स्लोप y/x, ठीक है। तो 10/5 यानी 2 इज इक्वल टू EA/R। EA आ गया 2R। इतना आसान क्वेश्चन है, समझ आ रहा है सबको। मेहर कोई डाउट? ठीक है प्रिंस, ऋषभ, समझ आ रही बात? समर्थ, ये यार ये करो इसको भी। ये जो आसान है ये भी स्लोप, ठीक है। तो स्लोप किसका सबसे ज्यादा लग रहा है आपको? सी का, ठीक है। तो EC सबसे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सी विल बी हाईएस्ट, और सबसे कम स्लोप मेरे ख्याल से बी का है सर। ये ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे सबको पहला फंडा। दूसरा देखो जो टेम्परेचर के साथ अगर हमें देखना हो वेरिएशन, आपको पता है भाई जब तक हम कैटलिस्ट नहीं डालेंगे तब तक तो एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होगा नहीं, है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी ये कब चेंज होगा? सिर्फ कैटलिस्ट डाल के, ठीक है। तो जो भी वेरिएशन निकालने हैं बच्चों, सबके सब यहीं से निकालने हैं, एक ही इक्वेशन है ना। सारे तीन वेरिएशन आएंगे, तीनों यहीं से निकालने हैं आपको। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। लॉग बेस 10 रखना है तो 2.303 का फैक्टर आ गया ना। ये है हमारी इक्वेशन। तो बच्चों एक टेम्परेचर पे K दे रखा हो, दूसरे पे निकालना हो, क्या करोगे आप? दो इक्वेशन लिख लोगे यार। T2 टेम्परेचर पे K2 और T1 टेम्परेचर पे K1। रेट कांस्टेंट एट दिस टेम्परेचर इतना हो, उस टेम्परेचर पे इतना हो, निकालना हो दूसरे टेम्परेचर पे। इस तरह के सारे क्वेश्चंस अब जो इक्वेशन आने वाली है उससे होंगे सॉल्व। समझ में आ रहा है बच्चों? ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, किसी को भी 1 - 2 जो भी करना है करो यार, है ना। अल्टीमेटली हमने क्या करना है? माइनस कर देना, ताकि log a आरइनियस कांस्टेंट कैंसिल हो जाए। माइनस करेंगे तो log K2 - K1 बन जाएगा log K2 by K1। समझते हो आप इतनी बात, इतनी मैथ्स तो?
और बच्चों ऐसी ही एक इक्वेशन आपने 11th क्लास में भी पढ़ी हुई है, केमिकल इक्विलिब्रियम में, समझ में आ रहा है, याद है सबको? बिल्कुल वैसी सी इक्वेशन निकल के आ जाएगी। बताओ समझ में आया? एनी डाउट? log K2 by K1 रेट कॉन्स्टेंट्स। तो अगर आपको T1 टेम्परेचर पे K1 दे रखा और दूसरे टेम्परेचर पे निकालना हो K, तो ये गंदी सी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। मैथ्स तो करनी पड़ेगी यहाँ पे, लॉग के बिना तो ना गुजारा नहीं चलेगा भाई। ठीक है, मेंस में तो एटलीस्ट, नीट में थोड़ा कम रहेगा कैलकुलेशन, मेंस में तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, दोनों टेम्परेचर पे K दे रखे हो, T1 पे दे रखा हो, T2 पे K2 दे रखा हो, ये निकालना हो तो भी इसी रिलेशन से आएगा। समझ में आ रही बात सबको? ठीक, तो भी इसी रिलेशन से आएगा। क्लियर एवरीवन? कहानी समझ में आ रही सबको? ठीक, कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है इसमें, नो डाउट, करनी पड़ेगी फिर भी, आईटी विवरण को करनी पड़ेगी, मेंस में भी करनी पड़ेगी। समझ आ रही बात? तो अभी से आदत डाल लो इसकी सब लोग। फॉर एग्जाम्पल, रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन दे रखा है आपको। फोर पे दे रखा है, आसान दे देते हैं चलो। ठीक है, आसान दे दिया फिर भी थोड़ा। फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। करो बच्चों ट्राई कैलकुलेशंस। सर कितने डेसिमल्स तक ले जाना होता है? देख ऐसा कुछ टेंशन नहीं है, ऑप्शंस होंगे तो ऑप्शंस वाला क्वेश्चन तो तेरे को पता ही है, मैच करना ऑप्शन में हम। हाँ सर, और सर सीबीएसई में? सीबीएसई वाले क्या, वो इतना टेंशन नहीं देते वो कभी चेक ऐसा करें, उनसे खुद ही ठीक नहीं। है सर, तो फिर 6880 के राउंड आया था। ठीक है ओके, उनसे तो खुद ही कैलकुलेशन नहीं हुई यार इतनी, वो तो ऐसे देख के कि हाँ ठीक किया हुआ लड़के ने, वो इतना लोड नहीं लेते हैं। log K2 by K1 बच्चों is equal to EA upon 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। ये है कैलकुलेशन बच्चों ना। हाँ बोर्ड में तो आएगी ये, नीट में भले ही ना आए।
log 2 इज इक्वल टू ई ए हमने निकालना है 2.303 आर, आर का वैल्यू पर सब डिपेंड कर रहा है, जूल्स में रखोगे तो 8.314, 300 400 400 माइनस 300 ऐसे करना है भाई, करना ही पड़ेगा। 400 माइनस 300 हो गया 100, 100 से ये जीरो उड़ा दिए, log 2 हो गया 0.3, कोई दिक्कत, ये आ गया जूल्स में आंसर। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो आसान रखना होगा तो इनको आर की टर्म्स में पूछ लेंगे। ठीक है, तो आर की टर्म्स में पूछ लेंगे। बाकी अगर आपके सामने ऑप्शंस है तो मैं आपको बहुत सारे जुगाड़ बता चुका हूँ। 8 2 16, 16 ये रफली 20 हो जाएगा। ऑप्शंस अगर हमारे सामने है तो 20 इंटू 0.3 हो गया 6। ठीक है, 6 12 7200 के अराउंड आ जाएगा अगर हमारे सामने ऑप्शंस पड़े हुए हैं तो रफली। क्लियर है सबको? ट्राई करो, उन्होंने ई की वैल्यू दी है, ई सोचना अब आप लोग क्या करना है। ठीक है, जो इक्वेशन तो सबको समझ में आ गई है ना कि करना क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बताओ क्या मजेदार चीज है इसमें। दे रखा है जो टाइम 60 मिनट्स लग रहे हैं 300 केल्विन पर, 40 मिनट्स लग रहे हैं 400 केल्विन में। ठीक है, तो रेट जो है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा दिमाग लगाना है बस। तो हायर टेम्परेचर पे रेट ऑब्वियसली ज्यादा ही आएगा। ठीक है, एंड रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ सर। तो लॉग वही इक्वेशन बनानी है आपको, लॉग 60/40। ठीक है, ओके। थोड़ी सी चालाकी इसमें ये मचा सकते हैं, मेंस में आया है, इसमें डेटा दे रखा है मैं ln/2/3, तो ln वाली इक्वेशन यूज कर लो। कौन सी वाली इक्वेशन यूज कर लो? ln 2.303 का फैक्टर हटा दो, कैलकुलेशन और थोड़ी आसानी होगी उससे। क्लियर है बच्चों?
कौन कौन से टेम्परेचर्स थे? 300 400 कुछ भी रखो यार, इसमें क्या दिक्कत है ना। माइनस तो आएगा नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा प्लस में ही आएगा। मजे करो आराम से, कुछ भी रखो, 400 300 कॉन्फिडेंस के साथ प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो। 100 उड़ा, ये 1200 बचा। ln 60/40, ठीक है, यानी कि ln 2/3, सॉरी 3/2, ठीक है। हाँ सर। इस 0.4 क्लियर है बच्चों, ये 0.4 है। हमें निकालना क्या, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। पता नहीं क्यों दिया है इतना डेटा, e⁻³ भी दे दिया, वो भी दे दिया, ये भी दे दिया। ये इन्होंने कुछ गड़बड़ दिया लेकिन, है ना, ये सर e⁻³ उन्होंने हाँ, मतलब अजीब सा लिया है। ये नहीं, ये मिसप्रिंट है। ln 2/3 = 0.4, ये मिसप्रिंट है क्योंकि ln 2/3 1 से छोटी वैल्यू का लॉग तो नेगेटिव होता है, तो ये इन्होंने उल्टा दिया है। समझ आ रही मेरी बात सबको? क्लियर हो हाँ चुका? सर। ये 1/1 से छोटी वैल्यू का log नेगेटिव होता है, तो ये ln 3/2 जो भी है ना, इन्होंने ये मिसप्रिंट मार रखा है। तो हम इसको उसी को ले लेते हैं, पॉइंट कितनी दी है वैल्यू, 0.4, तो ln 3/2 को ही 0.4 ले लेते हैं एक बार, उससे देख लेते हैं आंसर। क्लियर एवरीवन? ln 3/2 को 0.4 ले लिया बच्चों, और r का वैल्यू उन्होंने बोला है कि 8.3 ले लो। ओके, ये आ गया हमारा। यस समझ सर। तो बात है ना। तो 1200 पॉइंट एक ये उड़ गया, 480 into 8.3 and 48 into 83 जो भी आएगा ये, this will be the answer in joules. All right, नीचे चेक कर लेते हैं, इन किलो जूल में पूछा है इन्होंने, डिवाइड बाय 1000 3.98 इनका आंसर है। समझ में आ गया बच्चों सबको? 3.98, हाँ 8×5 = 40 होता है, तो हाँ 400 से नीचे, हाँ ठीक है, वही वहीं कहीं आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो आप लोग। क्लियर एवरीवन? कैसे करने हैं क्वेश्चन? सो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मूला। जब एक टेम्परेचर पे के गिवन हो, दूसरे पे गिवन हो, है ना, हमें निकालना हो एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट है बच्चों इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। जो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट देखते हैं, चलो यहाँ रख रही हूँ मैं, इसको नीचे ले जा रही हूँ। तो कैटलिस्ट और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है वो देखो बच्चों।
तो बच्चों ये रिएक्टेंट्स है ना, और ये है प्रोडक्ट, तो ये एनर्जी कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है वो समझना आप लोग, है ना। आप लोग वो तो पढ़ ही चुके ऑर्गेनिक की, भाई इंटरमीडिएट बनता है ना, ये सब होता है ट्रांजिशन स्टेट। तो रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स जाने का एक मैकेनिज्म होता है, एक रास्ता होता है, पाथ, ठीक है। ये वो रास्ता है, अंडरस्टूड। तो बच्चों रिएक्टेंट को यहां तक इतनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। पहाड़ पे चढ़ाना है हमने उसको, एक बार पहाड़ पे चढ़ा दिया तो वो आराम से लुढ़कते लुढ़कते प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा खुद ही, लेकिन पहाड़ पे तो चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी रिएक्शन को कराने के लिए, वो होती है जो एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। रिएक्टेंट के पास अभी रिएक्टेंट इस पोजीशन पे है, इतनी एनर्जी है उसके पास। यहाँ पे आते आते कितनी एनर्जी और चाहिए यहाँ पे आने के लिए उसको, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आ रहा है सबको, ठीक। तो रिएक्टेंट्स से बीच में कुछ इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट ऐसी कुछ चीज बनती है, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है मैकेनिज्म्स में। आपने देखा ही ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म्स में, कहानी समझ में आ रही है। सो हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है या फिर रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। और वो कितनी होगी, इस पहाड़ पे चढ़ने में एनर्जी जितनी लग रही है। समझ में आया सबको। सो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकती है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में, तो क्या होगा बच्चों रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे जाने के लिए जो रास्ता है वो ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आने के लिए भी है, ठीक। प्रोडक्ट को अगर रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना है, उसको कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी चाहिए। उसे भी उसी पहाड़ पे चढ़ना है और फिर वो लुढ़कते लुढ़कते रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, ठीक। सो प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करने के लिए इस पहाड़ पे चढ़ना है, उसको कितनी एनर्जी चाहिए, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बताओ मेरे को, समझ में आ गई बात सबको। यस सर। ठीक है कायली, समझ आ रहा है, ख्याति, एनी डाउट, आर्यन, ऋषभ, सुशांत। No doubt, sir. एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन, क्लियर है बच्चों। तो क्या होता है, कितनी एनर्जी चाहिए पहाड़ पे चढ़ने के लिए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक बार पहाड़ पे चढ़ गए, आराम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आप खुद सोच सकते हो भाई, आप पहाड़ जितना ऊंचा होगा, जितनी पहाड़ की हाइट ज्यादा होगी, है ना, उतना रिएक्शन स्लो हो जाएगा, उतना ही रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, स्लो हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, उतना ही रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन। तो ये है सबसे पहली चीज, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच होता है जो ई एफ माइनस ई ए बी। क्या होता है, ई एफ माइनस ई ए बी, ठीक है। सिंपल सा फंडा, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में एनर्जी गैप कितना होगा, ई एफ माइनस ई ए बी का जो गैप होगा वही क्या होगा, डेल्टा एच होगा। समझ में आ रहा है सबको, दैट विल बी इक्वल टू ई एफ माइनस ई ए बी। तो आप ये देख सकते हो, ये वाला ग्राफ में ई एफ ज्यादा है, ई ए बी कम है। ये एंडोथर्मिक का ग्राफ है। किसका ग्राफ है बच्चों, एंडोथर्मिक का ग्राफ। अंडरस्टूड एवरीवन। एक ग्राफ ऐसा ही एक्सोथर्मिक का भी बन जाएगा, उसमें क्या होगा, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। समझ में आ रही बात वही रहेगी अभी भी। इसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इसको क्या बोलेंगे बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अंडरस्टूड एवरीवन। डेल्टा एच विल अगेन बी ई एफ माइनस ई ए बी। इस बार नेगेटिव आएगा बिकॉज ई एफ छोटा है, ई ए बी बड़ा है, और ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आ गई बात? ग्राफ क्लियर है जो सबको? ये ग्राफ समझ में आना चाहिए आपको। एक्टिवेशन एनर्जी पे क्वेश्चन आ जाता है ना? एंथैल्पी चेंज दे देंगे, ईएफ निकलवा लेंगे, ईएफ दे देंगे, ये भी निकलवा लेंगे। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस मिल सकते हैं हमें यहाँ पे। ऑलराइट, कैटलिस्ट क्या करता है? हमारा रास्ता आसान कर देता है। ये है बिना कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक, कैटलिस्ट क्या करता है बच्चों? हमें शॉर्टकट दिखाता है कि यार इतनी ऊंचे रास्ते से क्यों जा रहे हो, ये लो शॉर्टकट। कैटलिस्ट एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म सजेस्ट करता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। समझ आ रही बात सबको? कैटलिस्ट कैसे रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है? एक्टिवेशन एनर्जी को घटा के। ठीक है, कैटलिस्ट alters reaction mechanism and suggest alternative path with lesser activation energy and hence increases rate of reaction. ठीक है, तो ये आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप लोग देख लेना, इसको रिवाइज कर लेना एक बार सब लोग। ठीक है, चलो बाय एवरीवन। समझ आ गया? इतना एडिंग कैटलिस्ट को ऐड करने पे पाथ चेंज हो जाता है, उससे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है ना, उसी से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके, यस सर, थैंक यू।